सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। ये सप्ताह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि ये हमारे आने वाले कल यानी हमारे नौनिहालों के स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करने का एक महाअभियान है। माँ का दूध शिशु के लिए जीवन का पहला और सबसे अनमोल उपहार होता है, जो उसे न केवल पोषण देता है बल्कि जीवन भर के लिए बीमारियों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में संस्थागत रूप से इस अभियान के तहत काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन जब बात जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और 6 महीने तक केवल स्तनपान की आती है तो हमारे सामने आज भी कई सामाजिक और व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं दो बेहद खास मेहमान, श्रीमती अमिता सिंह जी जो एक जानी मानी पोषण विशेषज्ञ हैं, और श्रीमती मोनिका मौर्य जी जो सोशल एंड बिहेवियर चेंज एक्सपर्ट हैं और यूनिसेफ में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आप दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज को जागरूक करना और स्तनपान की अनुकूल व्यवस्थाएं तैयार करना है। सबसे पहले मैं अमिता सिंह जी से जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को बताइए, इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का विशेष महत्व क्या है और इसकी जो थीम रखी गई है वो समाज को क्या संदेश देती है? जी देखिए, जो इस वर्ष का थीम है वो है, अंग्रेजी में कहें तो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। हिंदी में जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे और मजबूत करें। देखिए, सतत शुरुआत का अर्थ ये हुआ कि वो कार्य जिसे हम लगातार कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है और जिसका अंत जो है, जिसका परिणाम हमें मालूम है कि बहुत अच्छा होने वाला है जी। और ये हमें बड़ी भली भांति पता है कि नवजात शिशु को अगर हम शुरू से ही 6 माह के लिए केवल और केवल माँ के स्तनपान पे रखते हैं तो वो बहुत अधिक बीमारियों से बच जाता है। उसकी बढ़ोतरी पूरी तरह से होती है, उसका वज़न, उसकी लंबाई सब वैसे होती है जैसे कि हम चाहते हैं। तो इस थीम का अर्थ यही है कि हम जो हमें मालूम है कि जो कारगर है, हमें जो मालूम है, जो लगातार हमें प्रयास करना है, हम उसके ऊपर और जोर दें। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। अगला सवाल मोनिका जी मेरा आपसे है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 92% से अधिक संस्थागत प्रसव होने के बावजूद जन्म के पहले 1 घंटे में स्तनपान की दर काफ़ी कम है। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग 92% हमारी संस्थागत डिलीवरी होती है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है। NFHS 5 से NFHS 6 तक में जब हम पहुँचे तो हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत अच्छी इसमें किया है। लेकिन जब हम केवल स्तनपान और गोल्डन आवर जिसे बोलते हैं, शुरुआती 1 घंटे में दूध पिलाने को लेकर जो खीसपान की हम बात करते हैं, वो लगभग आधा % है। और उसके कारण ना सिर्फ संस्थागत कारण हैं बल्कि उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक कारण भी हैं। जब एक माँ एक बच्चे को डिलीवर करती है, जब वो प्रसव पीड़ा से निकलती है, तो एक तो ये है कि तुरंत उसको वो बच्चा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा स्तनपान कराने के लिए, एक तो ये रहता है। दूसरा, हमारे समाज में जिस तरह की रूढ़िवादी बातें रहती हैं, हमारे अपने सोच रहती है, ख्याल रहते हैं, हर परिवार की कुछ एक बातें रहती हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा होता है कि जब माँ वापस घर चली जाती है तो भले ही उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, लेकिन उसके बाद भी उसको शहद, घुट्टी या इस तरह की चीज़ों को दे दिया जाता है। और एक माँ शायद उस समय उसकी वो पोजीशन नहीं रहती, वो उसकी एक कंफर्ट नहीं रहता कि वो अपने परिवार के अन्य लोगों की बातों को
मना कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्तनपान सिर्फ और सिर्फ एक संस्थागत चीज़ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक इशू है, और पूरा समाज या हमारा जो परिवार है या समुदाय है वो इस बात को तय करता है कि इस व्यवहार को कैसे पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगला सवाल अमता जी मेरा आपसे है। जैसा कि अभी मोनिका जी ने कहा कि अक्सर ही देखा जाता है कि कई लोग नवजात बच्चों को माँ के दूध के अलावा ऊपर का पानी, घुट्टी या शहद देने की भूल कर बैठते हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जीवन के पहले 6 महीनों तक शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही क्यों पर्याप्त माना जाता है, और इससे बच्चे को कौन कौन से पोषण और रोग प्रतिरोधक लाभ मिलते हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी देखिए, ये तो बहुत अच्छा बताया मोनिका जी ने, और मैं यहाँ पर ये एम्फेसिस करना चाहूँगी, ज़ोर देना चाहूँगी इस बात पे कि जो शुरू का 1 घंटा, जिसे स्वर्ण घंटा बोलेंगे हम एक किस्म से, जी देखिए शिशु भी बड़ी मशक्क़त करके बाहर आया है, माँ ने भी बहुत मेहनत की है, दोनों थके हुए भी होते हैं, परंतु हैरानी की बात यह है कि इस समय पर शिशु चूसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ये वो प्रतिक्रिया है जो एक्चुअली वो सीख के आता है। अगर उसको उस समय स्तन पे लगा लिया जाए, बड़ी आसानी से वो चूस लेता है, और ऐसा करने से वो जो शुरू के थोड़े से बूंदें, जो थोड़ी सी बूंदें निकलती हैं दूध की, जिसे कई बार परिवार और समाज कहता है कि ये नहीं देना, वही उसके लिए अमृत होता है। वो थोड़ी सी बूंदें इसलिए होती हैं, एक तो शिशु का पेट ही उतना ही तो छोटा है, और उसकी उस वक्त ज़रूरत भी उतनी ही है। ये एक कुदरती, एक देखा जाए तो मैजिक वाली चीज़ है कि शिशु की ज़रूरत के हिसाब से ही वो माँ का के अंदर से खीस या शुरू का दूध, जो भी उसको कहना चाहें, वो निकलता है। और इसमें ना केवल ऊर्जा या प्रोटीन या उसके शरीर को बनाने के लिए चीज़ें हैं, परंतु हर प्रकार की जो बीमारी उसको हो सकती है, तकरीबन सभी बीमारियों से बचने के जितने तत्व चाहिए वो शिशु को इस दूध से मिलते हैं या इस खीस से मिलते हैं। जैसे जैसे 3 दिन, 2 या 3 दिन होते जाते हैं और शिशु चूसता रहता है, मात्रा भी बढ़ती जाती है, और वो जो गाढ़ा पीला रंग है दूध का वो बदल जाता है, और अब वो उसकी और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार होता जाता है। शर्त केवल इतनी है कि शुरू के 1 घंटे से ही हम शिशु को स्तन के साथ लगा दें, ताकि उसको बीमारियों से बढ़ने के लिए जितनी एंटीबॉडीज़ चाहिए, हम यूँ कहें कि जो आप अपनी बीमारी से लड़ने के लिए बाहर से दवाएं लेते हैं, वो माँ के दूध में बच्चे के लिए ऑलरेडी हैं, बनी बनाई आ रही हैं। इसलिए अगर माँ केवल अपना स्तन शिशु के मुंह में डालती है, तो उसको ना केवल ऊर्जा और बढ़ने के लिए जितने तत्व चाहिए वो भी मिलेंगे, साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। अब जानते हैं हमारे यहाँ कई बार शिशुओं को एक गोद से दूसरे गोद से तीसरे गोद देने की भी बहुत सारी प्रथा होती है, परंतु ऐसे में भी हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं उनसे लड़ने के लिए ताकत शिशु को माँ के दूध से ही मिल जाएगी, अगर माँ लगातार अपना दूध शिशु को देती रहती है तो। और फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, भीषण गर्मी भी हो तो भी कोई ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध अपने आप अपना रूप बदल के और शिशु की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी हैरानी की बात बता दूँ, जब शिशु अपना मुंह माँ के स्तन से लगाता है तो उसकी थूक माँ के स्तन को लगती है। उस थूक के ज़रिए जो शिशु की आवश्यकता होती है वो माँ के दूध तक इस तरह से पहुँचती है कि उसका रूप जो है
उसकी आवश्यकता अनुसार बन जाता है। तो अगर उसको जिस चीज़ की कमी है शिशु को, वो माँ के दूध के द्वारा पूरी होने लगती है। इसलिए ये बहुत बहुत ही एक देखा जाए तो अद्भुत आदान प्रदान है जो शिशु और माँ के बीच में होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा अमिता जी आपने। अगला सवाल मेरा मोनिका जी आपसे है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो महिलाएं कई जगहों पर देखा जाता है कि घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं और नौकरी पर लौटने के बाद अक्सर स्तनपान जारी रखने में उन्हें कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए स्तनपान को लगातार जारी रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें क्या व्यावहारिक और सहज सुझाव देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जितने भी संस्थान होते हैं वो ये बोलते हैं कि वो माताओं के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट और वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कोई भी पॉलिसी होती है, भले ही सबके संस्थानों में हो सकता है मैटरनिटी लीव हो या इस तरह की पॉलिसीज़ अवेलेबल हों, लेकिन उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु रहता है। क्या उस माता का जिसका कि बच्चे को उसको फीड कर रहा है और समय समय पर फीड करना है, उसको कैसे, उसको वो किस तरह से, वो पूरा संस्थान किस तरह से पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। होता ये है कि माँ को समय समय पर जब फीड कराना होता है, तो अगर कामकाजी महिलाएं और अगर आपका ऑफिस आपको अलाउ करता है, और कई संस्थान ऐसे होते हैं जो कि अलाउ करते हैं बच्चे को साथ में ले जाने के लिए, तो वहाँ पे माँ ये तय कर सकती है, अपना समय निर्धारित कर सकती है फीड कराने के लिए। इसके अलावा अगर इस तरह की सुविधा नहीं है तो वो बच्चे को अपना फीड पहले से निकाल के और स्टोर करके जा सकती है घर पे, और फिर वो बच्चे को दिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल अच्छा होता है और उसमें कोई भी ऐसी हानि नहीं होती। तो वो प्रैक्टिकली इस तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। यानी कि बात यह है कि 8 घंटे तक माँ का दूध जो है बिना फ्रिज वगैरह के भी ढका हुआ हो, साफ सुथरा हो, तो शिशु को दिया जा सकता है। उसे गर्म भी करने बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा है वैसा ही देना होता है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि ये भी बताता है कि किसी भी बच्चे को फीड कराना, स्तनपान कराना सिर्फ और सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमें इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो उस माँ को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, एक सकारात्मक वातावरण दे, जहाँ पे कि माँ पूरी सम्मान के साथ अपने बच्चे को फीड करा सके और उसको किसी भी तरह का कोई चैलेंज ना महसूस हो। तो मुझे लगता है कि जैसे अमिता जी बोल रही थी कि ये एक बहुत ही जिसे हम बोलते हैं पहला टीका, और हमारे एंटीबॉडीज़ जिसके लिए हम अन्य तरह की दवाइयाँ लेते हैं, हमको अपने आप जब वो चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इसको इंश्योर कर सकें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमिता जी आपसे मेरा अगला सवाल है। किसी भी स्वास्थ्य अभियान की सफलता की अगर हम बात करते हैं तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि धरातल पर काम करने वाली हमारी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कितनी सशक्त और सक्रिय हैं, और इसमें जो काम करती हैं वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, ANM की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो क्या इनकी काउंसलिंग से ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं? इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं तो बहुत पुरानी समय से जुड़ी हुई हूँ जी। तब में और अब में फ़र्क बहुत है, बहुत अंतर है। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी महिला होती हैं, उनके घरों की भी यही बातें होती हैं जो उनको समुदाय में भी करनी है। तो हमने जब ट्रेनिंग्स दी भी हैं, मैंने जब ट्रेनिंग्स दी भी हैं एज ए कंसल्टेंट, तो हमेशा इसी चीज़ को वो करा है कि आप अगर खुद के लिए भी यही बातें और अपने घरों में भी खुद ये बातें करते हैं, तो आपकी देखा देखी समुदाय में अपने आप वो बदलाव आएगा। क्योंकि जब वो देखेंगे कि आपके घर के शिशु बीमार नहीं पड़ते, आपके घर के शिशु बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वो एक उदाहरण बन जाते हैं जी। एट द सेम टाइम जिम्मेवारी देखा जाए तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनको
इतना दक्ष बनाएं इस टॉपिक में कि वो बिल्कुल बेझिझक उसके बारे में, उसके हर पहलू के बारे में बात कर सकें। जी। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा मोनिका जी ने पॉइंट आउट किया आपको जी। कि जब महिला डिलीवरी हो गई उसकी और वो घर गई, वो उस पोजीशन में नहीं होती है कि वो किसी से लड़ सके, भिड़ सके और कहे कि नहीं नहीं मुझे तो दूध ही पिलाना है अपना, अगर घर में सास या बड़ी ननंद वगैरह उसके ऑपोजिट जा रही हैं। तो अगर हम, ये मेरा विश्वास है, अगर हम खासकर जब पहला गर्भ ठहरता है किसी भी परिवार में जी। उस समय गर्भावस्था से ही शुरू हो जाएं और ये समझाना शुरू कर दें कि जैसे ही आपकी जचकी होगी, आपके शिशु का जन्म होगा, 1 घंटे के अंदर आपको अपने शिशु को दूध पिलाना है। ये बात आंगनवाड़ी वर्कर जो कि उसके साथ तब से जुड़ी हुई होगी, आशा कार्यकर्ता जो शुरू से जुड़ी हुई होगी, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनको ये बोलना कि उनकी एक किस्म से ना केवल महिला की परंतु पूरे परिवार की ये काउंसलिंग हो कि देखो ये सबसे आसान, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ और बहुत ही अच्छा आपको नतीजा देने वाला एक कार्य है जिसके लिए परिवार को एक साथ जुट होके करना है काम। तो उनके लिए भी काम ये आसान, तो में परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को ये समझाएं कि उनकी जिम्मेवारी इसमें बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोनिका जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और कई स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम भी चला रही है। आपके यूनिसेफ के साथ लंबे अनुभव के आधार पर आपके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रमों ने स्तनपान के प्रति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने में किस तरह का योगदान दिया है? देखिए, बहुत मैं ये कहूँगी कि जब भी हम व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं जी। तो जो हमारी पॉलिसीज़ रहती हैं, जो कार्यक्रम रहते हैं, वो हमें एक ढांचा देते हैं जिस ढांचे के तहत हमें एक गाइडेंस मिलती है। लेकिन उस गाइडेंस को और उस पॉलिसी को सही मायने में व्यवहार परिवर्तन में लाना, जैसे अगर हम किसी के व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो 3 मुख्य शब्द होते हैं: जानना, मानना और करना। किसी भी चीज़ को हम जानते हैं, अगर कोई नई जानकारी है उसको मानते हैं कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और करना यानी जो जानकारी हमें मिली और हम उसे मान रहे हैं उसे हम अपने उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि यूनिसेफ ने इसमें बहुत अहम भूमिका की है, क्योंकि और भी अन्य डेवलपमेंट पार्टनर्स ने, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं वो तो बनी हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ को या उन पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे कैसे हम लागू कर सकें, कैसे हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें, इसको लेकर काफ़ी सारा कार्य किया गया है। और जैसे कि अमिता जी ने बताया कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें ये बताना कि किस तरह से उनको माँ से बात करनी है। और मैं यहाँ पे एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी हम किसी के व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो वो सिर्फ उस व्यक्ति के व्यवहार की बात नहीं करते, बल्कि उसके आसपास के पूरे समाज की हम बात करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा 6 माह तक रेगुलरली दूध पिलाए और उसके अलावा और कुछ भी ऊपरी चीज़ ना दे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो माँ अकेले नहीं काम करेगी, पूरा समाज और उसके परिवार, उनको काम करना होगा। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, वो यही होता है कि कैसे आप इस तरह के जो लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, जो आपके निर्णय को लेने में मदद करते हैं, उनको भी आप अपने संचार में उनको भी लेके आएं और उनको भी समझाएं, जैसे कि उस बच्चे का पिता, उस बच्चे की दादी, दादाजी, बुआ, इन और अन्य लोगों को बताएं कि भाई माँ को आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होगा, उसको पोषक तत्व देने होंगे और उसको फ्री थोड़ा सा मानसिक शांति देनी होगी,
तभी वो फ्रीली फीड करा पाएगी। तो ये सब हमारे ट्रेनिंग्स का हिस्सा होता है जिसमें हम व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमता जी, किसी भी अभियान की सफलता की अगर हम बात करें तो वो जागरूकता पर निर्भर करती है कि हमारा समाज उसके प्रति कितना जागरूक है। और अगर हम जागरूकता की बात करें तो सड़क और संसाधनों की पहुंच बढ़ने के बावजूद ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां अभी भी जागरूकता की कमी महसूस होती है, वहां के स्थानीय समुदाय को और सरकार को किस तरीके से मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि ये अभियान अपने सफल और प्रभावी क्रियान्वयन तक पहुंचे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सड़क पहुंच नहीं है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं, जी, जिनका जोर चलता है समाज में। जी, चाहे वो पंडित हों, मौलवी हों, बड़े बुजुर्ग हों, उस समुदाय की सासें हों, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बात ज़्यादा मानी जाती है। जी, ऐसे कुछ समुदायों को, ऐसे कुछ लोगों को एकत्रित करके उनके द्वारा पूरी जानकारी देना जी, कि कैसे माँ का शुरू का दूध जो है उसकी बराबरी आप ऊपर से कुछ भी दे दीजिए, वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। जी, ये जानकारी कब शुरू करना है, इसकी जानकारी कब तक देना है, किस प्रकार से माँ को ये शांति चाहिए कि दिन भर में वो जब जब शिशु चाहे उतनी बार वो अपने शिशु को दूध पिला सके, ये बातें समझाना और उनके थ्रू इस चीज़ को आगे चलाना बहुत ज़रूरी होगा। ऑल्सो कई जगह पे आजकल मोबाइल वगैरह के थ्रू भी मैसेजेस दिए जाते हैं, वीडियोस बना के भेजे जाते हैं जो खास माताओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं। और मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट महिला बाल विकास ये काम करती भी है, छोटे छोटे वीडियोस बना के और उनको फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, आशा कार्यकर्ता जो हैं, वो आगे अपनी समुदाय की महिलाओं को दिखाती भी हैं, उस पर बातें भी करती हैं। ये कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम इस बात को अंदर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जहाँ तक पता है मोबाइल की पहुंच तो बहुत भीतर तक गई हुई है और उसका इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए उपयोग करना बहुत ही प्रभावी हो सकता है, क्योंकि उसमें आजकल सभी को बहुत ज़्यादा रुचि है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारी सरकार कहीं ना कहीं जो डिजिटल माध्यम है उनका इस्तेमाल भी कर रही है अपने सारे अभियानों की सफलता के लिए। अगला सवाल मेरा मोनिका जी आपसे है। इस वर्ष की हम स्तनपान सप्ताह की जो थीम रखी गई है, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, मध्य प्रदेश के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से इसे किस प्रकार से लागू किया जा सकता है? देखिए, जो हमारी इस साल की थीम है स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका मायने क्या हुआ जी। तो इसका मायने ये हुआ कि हमें वो चीज़ों को या वो कामों को और मजबूत करना है जो कि अपना असर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से जिनका रिजल्ट हमें मिल रहा है। और अगर हम इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कैसे इनको व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं, तो जैसे इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि हर प्रसव के पहले ANC जांचें होती हैं और प्रसव के बाद BPNC जांचें PNC फॉलोअप्स होते हैं। तो हमको ये जो छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं कि ANC की जांचों को मजबूत करना है, जो जो एक्शंस हमारे चल रहे हैं उनको और कैसे मजबूत किया जा सके और उनको और कैसे सुचारू किया जा सके। उदाहरण के लिए हर प्रसव के बाद स्तनपान पर प्रभावी परामर्श किया जा सके, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समय समय पर ट्रेनिंग हो और किस तरह से वो परिवार से बात करें, उनको प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको फॉलोअप के लिए बोला जाए कि जब बच्चा
डिलीवर हो जाता है तो वो घर जाके फॉलो अप विजिट्स करें और ये इंश्योर करें कि माँ कंटिन्यूसली बच्चे को स्तनपान करा रही है कि नहीं करा रही। क्या ऐसा तो नहीं है कि 6 माह से पहले ही परिवार के कहने की वजह से उसने पानी पिला दिया कि गर्मी है बच्चे को, क्योंकि बच्चा यदि रोता है तो परिवार के लोग कहते हैं अरे इतनी गर्मी है पानी नहीं पिलाओगे क्या। तो क्या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता समय समय पर घर में विजिट कर कर इस तरह के जो लोगों के मन में संशय हैं उनको सॉल्व कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके अलावा जो हम लोगों ने ये बात करी कि जो संस्थान होते हैं उनमें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, एक माँ जो काम कर रही है तो उन सब चीज़ों को भी और सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। हमारी मैटरनिटी लीव मिल रही है कि नहीं मिल रही, और यदि बच्चे को लेकर माँ जा रही है तो वहाँ पे उस संस्थान का पूरा माहौल कैसा है, इस सब को लेकर हमें काम करने की आवश्यकता है। और यही बताया गया है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और जो हमने किया है और जो सही किया उसको और मजबूत और एनफोर्स करने की ज़रूरत है और दोहराने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमारे इस अभियान के इस वर्ष की थीम भी रखी गई है, स्ट्रेंथन व्हाट वी वर्क्स। अगला सवाल मेरा दोनों से ही होगा और मैं चाहूँगा बारी बारी से उसका उत्तर आप दोनों ही हमें प्रदान करें। अगर हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें जो महिलाओं को वित्तीय मदद और पोषण सहायता प्रदान करती हैं ताकि वे अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे सकें, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हम बात करें, पोषण अभियान की बात करें या प्रदेश की अन्य मातृ शिशु योजनाओं की हम बात करें, तो स्तनपान व्यवहार को सुधारने में इसका कितना प्रत्यक्ष प्रभाव बीते कुछ वर्षों में आपको दिखाई पड़ रहा है? ये बहुत मैं कहूँगी कि बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। कारण ये है कि जब माँ को ये तसल्ली रहती है कि उनके भोजन और न्यूट्रिशन की बेसिक चीज़ों को देखभाल की जा रही है, उनके पास कुछ स्रोत है जिससे कि वो पोषण आहार ले सकती हैं और वो अच्छे पोषण की वजह से वो बच्चे को अच्छा फीड कर सकती हैं, तो जाहिर बात है कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम कैश ट्रांसफर्स की बात करते हैं या हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, टेक अवेज की बात करते हैं, हम भोजन देने की बात करते हैं, ये सभी किसी ना किसी रूप में उस माँ को सक्षम बनाती हैं। क्योंकि जब एक महिला इकोनॉमिक रूप से, जब उसके पास अपने खुद के पास कुछ पैसे होंगे तो वो अपने भोजन और पोषक तत्वों पे वो पैसे खर्च कर सकती है जो कि अल्टीमेटली उसके बच्चे की स्वास्थ्य की बेहतरी पे जाएंगे। तो ये सारी ही सुविधाएं डेफिनेटली बहुत बहुत मदद करती हैं। हमें बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पैसा उस महिला को दिया जा रहा है या जो पोषण आहार उस महिला को दिया जा रहा है वो पैसा या वो आहार वो महिला ही इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही। ये ज़रूर उस परिवार के स्तर पे हमें फॉलो अप करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि परिवार वो जो पैसा या खाना मिल रहा है वो परिवार के सभी सदस्य यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें देखने की ज़रूरत है। बाकी इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये इस तरह की परियोजनाएं हमें मदद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। दरअसल इस प्रकार की सहायता से गवर्नमेंट एक और सूचक देती है पूरे समुदाय को कि महिला और शिशु कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने आवश्यक हैं समाज के लिए। क्योंकि हम पुरुषों को तो नहीं दे रहे ना, लड़कों को नहीं दे रहे, मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे लिए माँ और उसका शिशु बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाके हम बार बार यही बात दोहराते हैं उसमें कि भावी जो हमारी पीढ़ी है वो यही हैं। तो इससे ये भी हुआ है कि बहुत सारी मुश्किलें जो महिलाओं को आती थीं वो सामने आई हैं ताकि उनका भी कुछ समाधान निकल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। शिशु को स्तनपान कराना केवल एक माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये पूरे परिवार, समाज और स्वास्थ्य प्रणाली की साझा जिम्मेदारी है। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और इस चर्चा से साफ है कि माँ का दूध बच्चे का पहला अधिकार है और उसके जीवन का सबसे मजबूत आधार है। यदि हम सब मिलकर माताओं को सही जानकारी, समय पर सहयोग और सम्मानजनक माहौल दें तो हम हर नवजात को एक स्वस्थ और कुपोषण मुक्त जीवन दे सकते हैं।
आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे श्रोताओं को स्तनपान के वैज्ञानिक, व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं पर इतनी सरल और उपयोगी जानकारी दी। इसी संदेश के साथ आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों से आज के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। सुर्खियों में